welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of online classes Career Planet. मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर शैली गुरवानी और आज फिर से हमारे पास है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो आप फटाफट आ रहे होंगे लेक्चर्स। देखो इस बार तो 10 ही चैप्टर कोर्स में है तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। आई थिंक ये 5वां चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट। इस वीक में मोस्टली 10 में से 10 चैप्टर या 9 चैप्टर करा दूंगी, ज़्यादा 8 करा दूंगी बट करा दूंगी। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में विभेद कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। तो देखो, जब हैलोजन परमाणु, एक्स परमाणु मतलब हैलोजन परमाणु, ठीक है, तो जब हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणु एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हो या लिख दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, एल्किल समूह से जुड़ा हो, जब हैलोजन परमाणु एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है भाई, है ना। वैसे एल्किल मतलब मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, है ना, नॉर्मल ब्यूटिल, एल्किल समूह से जुड़ा हो, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे वो है हेलो एल्केन। मैं फिर से तुम्हें की पॉइंट्स दे रही हूँ, एग्जाम में ढंग से लिखना है तुम्हें, ठीक है। मतलब आपको ये लाइन बतानी है इसको, फिर हेलो एल्केन बता दिया, फिर आपको उदाहरण भी देना है। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो उदाहरण भी दोगे, है ना। देखो हेलो एल्केन, क्लोरोमेथेन, एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मैथेन ही तो है, ठीक है। फिर मान लो ऐसे लिखा CH3CH2Br, तो हेलो में है ब्रोमो, है ना, ब्रोमो एथेन। पहला है क्लोरोमेथेन, दूसरा है ब्रोमो एथेन, इस तरह से। सिमिलरली हेलो एरीन, तो बच्चे जब हैलोजन एटम, जब हैलोजन परमाणु एरोमेटिक समूह से जुड़ा हो, जब हैलोजन परमाणु एरोमेटिक समूह, ठीक है, एरोमेटिक रिंग बोल दो, एरोमेटिक कार्बन बोल दो, एरिल समूह बोल दो, है ना। हैलोजन परमाणु सीधे ही एरिल समूह, ठीक है, एरिल समूह मतलब उदाहरण लिख दो बेंजीन वाला है, ठीक है। तो जब हैलोजन एटम सीधा का सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, है ना, बेंजीन वलय से जुड़ा हो, तो आपको उसे बोलना है हेलो एरीन। आई बात समझ में। उदाहरण दो तो बच्चे उदाहरण लिखो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, कुछ भी लिख दो। क्लियर है। तो डिफरेंशिएट करना था, उसको समझाना था, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। कर लोगी, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, एलिलिक हेलाइड और विनाइलिक हेलाइड का एक एक उदाहरण दो। तो बच्चे एलाइलिक हेलाइड, एलाइल बोलो, एलाइल क्या होता है, एलाइल कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, थ्योरी में पढ़ाया है, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी का पड़ोसी sp3 संकृत कार्बन, ठीक है। तो तुम्हें बताना है एलिलिक हेलाइड, जब हैलोजन समूह या एक्स परमाणु लिख दो, जब हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है भाई। अब हैलोजन एटम एलाइलिक कार्बन से कनेक्टेड है, चलो मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताओ एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है। तो बच्चे एलाइलिक कार्बन तुम बताओगे, एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, तो क्या लिखोगे, एलाइलिक कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, sp3 संकरित कार्बन, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। और इससे अगर हैलोजन कनेक्टेड है तो देखो डबल बॉन्ड ले लेते हैं हम, ये लो डबल बॉन्ड ले लिया, डबल बॉन्ड का पड़ोसी चाहिए ये लो, है ना, sp3 संकृत है तो बिल्कुल, अगर सारे कार्बन जो है, अगर कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना रहे तो sp3 संकृत है ना। तो sp3 संकृत कार्बन जो डबल बॉन्ड के जस्ट पास में ऐसे डायरेक्ट जुड़ाओ, या Cl लिख दो मान लो, है ना, तो इसका नाम हो गया एलिल क्लोराइड, ठीक है, इसका तो नाम ही है एलिल क्लोराइड। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और कोई उदाहरण देना है तो देखो, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ले लो ये, और इसका पड़ोसी ये, यहां से हैलोजन जुड़ाओ, तो इसकी कैटेगरी भी एलाइलिक मानी जाएगी। ये एलाइलिक है ना, एलाइलिक हेलाइड है, ठीक है, एलाइलिक कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड है तो ये एलाइलिक हेलाइड है।
ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्या पूछा है इसने पूछा है वाइनिलिक हैलाइड का उदाहरण दो। अच्छा, थियरी तो पूछी ही नहीं है, उदाहरण दो तो एलिल क्लोराइड है ना। वाइनिलिक हैलाइड देखो, वाइनिलिक हैलाइड मतलब हैलोजन परमाणु वाइनिल समूह से जुड़ा हो, सीधा जुड़ा हो, विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। ये लो, तो अगर हैलोजन परमाणु सीधे ही sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड है तो sp2 ही होगा ना, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वाइनिल, इंग्लिश में बोलते हैं विनाइल, और Cl है तो क्लोराइड, तो ये है विनाइल क्लोराइड। सिंपल है। तो पूछे एलाइलिक कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड का पड़ोसी एलिल क्लोराइड, विनाइलिक तो डबल बॉन्डेड कार्बन खुद, ये विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, विनाइल वाइनिल एक ही है ना, सो टेंशन मत करना। चलो, कारण बताइए कि एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखो हमारे पास एक बुक में मेथड था डार्जन प्रोसेस, है ना, डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम। इसमें आपको एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड क्या होता है SOCl2, है ना। डार्जन प्रोसेस, एल्कोहल की क्रिया आपको करानी है थायोनिल क्लोराइड से। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, HCl है ना, HCl वैसे तो गैस ही, तो HCl उड़ जाएगा, और SO2 तो SO2 भी उड़ जाएगा। और मान लो थोड़ा बहुत अगर HCl बचता भी है तो आप इसको पिरिडीन की प्रेजेंस में करा दो, तो पिरिडीन क्षार है, बचा कुचा HCl एब्जॉर्ब भी कर लेगा, है ना। SO2 गैस बन के उड़ जाएगा और आपको क्या मिलेगा RCl। तो आपको बताना है दोनों बाई प्रोडक्ट है ना, ये तो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो डार्जन प्रोसेस के दौरान शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनते हैं और दोनों सह उत्पाद अपने आप ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्राथमिकता दी जाती है ना। कारण क्या लिखोगे, प्रोसेस, रिएक्शन लिखना जरूरी है, रिएक्शन नहीं लिखोगे तो आधा नंबर तो यूं ही गया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आपको पता हो कि थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, रिएक्शन कैसी है, तो ये लिखना है। फिर आप लिखो कि HCl और SO2 गैसीय प्रकृति के होने के कारण दोनों ही क्या हो जाते हैं, अपने आप गायब हो जाते हैं, और कुछ HCl पिरिडीन द्वारा अवशोषित भी हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो आप थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराओ उसकी बस। फिर फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, तो बच्चों फिंकेलस्टाइन होती है हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड। ठीक है, अब यहाँ हेलोजन में तुम ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन लोगे तो भी हो जाएगी, है ना, लेकिन आई रिप्लेस कराओगे तो मजा नहीं आएगा। अभिक्रिया करानी है एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसे तो तुम्हें पता ही है हेलोजन एक्सचेंज है, क्या होगा, तो हम कहेंगे NaX बाहर निकाल दो और Ri बनेगा, तो ये बनेगा Ri और आपके पास NaX जो है वो गायब। आगे बात समझ में? तो ये है आपका फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो स्वॉर्ड्स अभिक्रिया लिखो, है ना, नेम रिएक्शन है बच्चों, नेम रिएक्शन आनी चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है स्वॉर्ड रिएक्शन, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट हेलो एल्केन की अभिक्रिया आप AgF से करा दो, है ना, और आप आंसर देख लो क्या होगा। तो हम कहेंगे AgX गया, आंसर क्या है RF प्लस AgX। अब मान लो AgF नहीं याद आया, है ना, या मान लो अभिक्रिया तो मैं ऐसी दे दी कि इससे करा दूं क्या, तो इससे करा दो, कोबाल्ट फ्लोराइड से करा दूं, मर्क्यूरस फ्लोराइड से करा दो, ये सब फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, इनका काम है फ्लोरीन देना। तो आपको X हटा के इसकी जगह F लगाना है, फ्लोरोएल्केन बनाने की विधि है। ठीक है, तो ये भी आपका स्वॉर्ट मेथड ही माना जाएगा, इनमें से कुछ भी ले लो, स्वॉर्ट अभिक्रिया गिनी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेंडमेयर अभिक्रिया। अब देखो सेंडमेयर अभिक्रिया में मुझे चाहिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर तो मुझे लिखनी है तो मैं यहां से लिख रही हूं, देखो सेंडमेयर अभिक्रिया आप ले लो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, आप चाहो तो HCl से कराओ, HCl लोगे ना, देखो HCl लिया तो यह मैचिंग सॉल्ट लेना कॉपर क्लोराइड, और अब आप चाहो तो HBr से करा दो, तो HBr लिया ना, यहाँ इसका मैचिंग सॉल्ट ले लो कॉपर ब्रोमाइड, ऐसे। ठीक है, कॉपर पाउडर ले लिया तो वो स्वॉर्ट की सेंडमेयर की जगह गाटरमैन हो जाएगी। तो देखो HCl तो गायब हो जाएगा, हल्का से ही गर्म करोगे तो नाइट्रोजन तो वैसे ही उड़ जाएगी,
तो फर्स्ट में तुम्हारा आंसर आएगा क्लोरोबेंजीन, है ना, और सेकंड में तुम्हारा आंसर आएगा ब्रोमोबेंजीन। तो इनमें से कुछ भी लिखो, ये सेंडवेयर अभिक्रिया मानी जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज जो है कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्थायी होता है, रुकता नहीं है ये, स्टेबली 0 से 5 टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो है ना। तो हम कहेंगे अरे यार तो 273 केल्विन तो मेंटेन करना भारी है। ठीक है, तो हम इसको हाथों हाथ बनाते, तो ये भी याद रखना कैसे बनाएंगे। तो देखो, जब हम एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रिक आरी मिश्रण NaNO2HCl, मतलब मुझे तो HNO2 चाहिए, अब HNO2 भी है ना, वही मुसीबत है, हाथों हाथ बनाना पड़ता है। तो NaNO2HCl नाइट्रीफाइंग मिक्सचर नहीं, NaNO2HCl से कराता है। नाइट्रीफाइंग तो HNO3H2SO4 होता है। ठीक है, तो बस अब आपका आंसर क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटीकरण, है ना, इसे आप बोलेंगे डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटीकरण। क्लियर है, सेंडवेयर रिएक्शन हो गई। ठीक है, आगे देखो, कारण बताइए। एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड के क्वथनांक समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। मतलब इन सबको अगर मैं हेलो एल्केन मान लूं, तो ये हेलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, तो फिलहाल मैं इसको एल्केन ले लेती हूँ। तो बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, हेलो एल्केन में हेलोजन की विद्युत ऋणता एल्किल समूह से ज्यादा होती है, तो ये एक हिस्सा नेगेटिव, एक हिस्सा पॉजिटिव। तो मैं कहूँगी हेलो एल्केन, की पॉइंट्स क्या लिखेंगे, हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जब मैं एल्केन या हाइड्रोकार्बन की बात करूं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तो कोई नहीं, है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता का अंतर इतना थोड़ा ना कि प्लस माइनस कर पाओ, तो तुम कहोगे ये अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है भाई, ये आपका ध्रुवीय है, और वो क्या है, हेलो एल्केन आपका ध्रुवीय प्रकृति का है, और वो क्या है, तो आप कहेंगे नॉन पोलर, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। अब तो भाई जो पोलर है इसमें होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, क्योंकि एक प्लस माइनस है, तो फिर दूसरा ऐसे व्यवस्थित होगा, फिर तीसरा ऐसे व्यवस्थित होगा। तो हेलो एल्केन के ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण इनमें होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। ठीक है भाई, ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण इनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। अब बच्चे अगर द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण है तो क्या होगा, तो अणु पास पास में आएंगे, पास पास में आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गई, है ना। तो हम कहेंगे ये आकर्षण बल। अब यहाँ क्या है, तो देखो जब अध्रुवीय होता है, जब प्लस माइनस भी नहीं होता, जब कोई आकर्षण नहीं होता, तो हम वहां लिखते हैं इनमें होते दुर्बल वॉन डर वॉल आकर्षण बल, है ना, यहाँ होते हैं दुर्बल वॉन डर वॉल आकर्षण बल। तो ऑब्वियसली दुर्बल बल है, यानी ये अणु जो है वो वैसे ही एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। यहाँ पास आने की कंडीशन तो है कि हाँ भाई चलो प्लस माइनस है, अट्रैक्शन है, अणु पास पास में तो आएंगे, वो तो कोई कंडीशन ही नहीं है, सिर्फ वीक अट्रैक्शन फोर्सेज है, वॉन डर वॉल फोर्सेज है। तो हम कहेंगे आकर्षण बल ज्यादा है, उसके कंपैरेटिवली तो ज्यादा है ना, इसलिए इसका क्वथनांक क्या है, ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। और वहां आकर्षण बल क्या है, अपेक्षाकृत दुर्बल है, ये थोड़ा इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है ना, वो कंपैरेटिवली वीक है, वो तो सबसे ही वीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है कम। ठीक है भाई, तो इनके क्वथनांक कम होते हैं। रीजन समझ में आ गया दोनों का, हेलो एल्केन का और एल्केन का। नेक्स्ट देखो, अब देखो अगर इंडिविजुअली दिया हुआ है कि भाई तुम्हारे पास RI है ना, RBr है, RCl है और RF है। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन समझो, क्वथनांक की कंडीशन समझो। क्वथनांक जो है, पहली बात क्वथनांक आपके पास अगर कोई आकर्षण बल है तो उसके समानुपाती होता है। तो जैसे पिछली बार पढ़ा ना हमने, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है ना, तो जितना प्रबल आकर्षण बल होगा उसके समानुपाती। अब यहाँ तो सब में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वथनांक जो है वो अणुभार पे निर्भर करता है, आकर्षण बल भी बाद में, पहले आप देखो अणुभार, क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है।
तो हम कहेंगे बाहरी तो आई है। मैं देखो आर तो सब में कॉमन है, आर तो कोई डिसाइड करेगा नहीं, ये आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, तो भारी कौन है? तो मैं कहूँगी आयोडाइड भारी, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। आगे बात समझ में, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, हेलो एल्केन की जल में विलेयता बहुत कम होती है, क्यों? अब इसका रीजन देखो जल में पहले से ही है ना हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, बना के नहीं समझाना है, लेकिन जो पॉइंट्स लिखने हैं वो बता रही हूं। जल के अणु में पहले से क्या है? तो हम कहेंगे जल में है अंतराणु का हाइड्रोजन बंध, ठीक है। वाटर में पहले से ही क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। भाई कोई चीज घुले तो हम किसी को अपने साथ मिक्स तो कर लेंगे, लेकिन बॉन्डिंग तो अच्छी हो उसके साथ, है ना, इंटरेक्शन तो हो तो मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ तो बहुत अच्छा बॉन्ड पहले से ही है, यहाँ जरूरत ही नहीं किसी की, है ना। फिर भी तुम कहो कि नहीं हेलो एल्केन, तो भाई हेलो एल्केन खुद में भी है ना, देखो द्विध्रुव है ना। इनमें पहले से क्या है? तो हम कहेंगे इनमें पहले से द्विध्रुव आकर्षण है। अभी हमने पढ़ा तो था हेलो एल्केन में पहले से ही क्या है, तो हम कहेंगे द्विध्रुव आकर्षण है, ठीक है। और आपने कहा हेलो एल्केन में पानी मिक्स करो, तो हम कह रहे हैं अच्छा जल प्लस हेलो एल्केन, है ना। तो यहां पे भी क्या होगा? द्विध्रुव आकर्षण होगा, ठीक है। अब अगर ये आकर्षण मजबूत होता तो घुल ही जाता ना। हमसे थोड़ा ना पूछता है कि नहीं घुल रहा है, घुल जाता। सवाल पूछता क्यों घुल रहा है, तो जवाब फिलहाल तो कह रहा है कि नहीं घुल रहा है ना। इसका मतलब कि जब मैं इनको मिक्स कर रही हूं तो इतनी ऊर्जा नहीं निकल रही है कि इसका हाइड्रोजन बंध जो है वो टूट जाए, है ना। भाई नया बॉन्ड बनाऊं, कुछ फायदा हो तो काम हो जाएगा, तो मैं उसको बनाऊं भी सही तो एनर्जी निकल भी रही है, लेकिन इतनी नहीं निकल रही है कि इसको बैलेंस कर जाए। जितना मेरा खर्चा हो रहा होता तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो फिर प्रॉफिट लॉस में सारा गेम चलता है। तो हम कहेंगे इतना तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जो तो हमारे लॉस हो रहा है, उल्टा घर से देनी पड़ेगी एनर्जी, तो फिर ये मिक्स नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आपको की पॉइंट में क्या लिखना है, ये सारी बातें बतानी है। जल के अणुओं में पहले से अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसी प्रकार हेलो एल्केन में भी द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है, तथा जल तथा हेलो एल्केन को मिक्स करने पर भी द्विध्रुव आकर्षण बनता है। चूंकि इस आकर्षण से निकली ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है कि वो जल में उपस्थित अंतराणु हाइड्रोजन बंध को तोड़ सके, इसलिए घुलता नहीं, है ना। अब ये फंस जाता है, तो बड़ा आविलता, कभी ऐसा नहीं पड़ा हेलो एल्केन पानी में अवक्षेप देता है, अवक्षेप मतलब साफ मना कर देगा, नहीं घुलता, है ना। इंटरेक्शन तो है क्योंकि ये भी पोलर है, मिक्स तो होना चाहता है, पर वो मिक्स हो कैसे, इतनी एनर्जी निकल नहीं रही। तो हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, टर्बिडिटी, आविलता, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखोगे। तो की पॉइंट में क्या लिखना है? तो आपको लिखना है जल व हेलो एल्केन को मिक्स करने पर, है ना, जब मैं हेलो एल्केन और पानी को मिक्स करूं, जल व हेलो एल्केन को मिलाने पर मुक्त ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती है, कि वह जल में उपस्थित कौन सा बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। जल में उपस्थित अंतराणु हाइड्रोजन बंध को तोड़ सके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, जल में उपस्थित अंतराणु हाइड्रोजन बंध को तोड़ सके, ठीक है। इसलिए तो बोलो, इसलिए हम कह देंगे नहीं घुलेगा और तो क्या ही है ना। इसलिए हेलो एल्केन की जल में विलेयता कम है, ठीक है। इसलिए हेलो एल्केन की जल में सॉल्युबिलिटी, जल में विलेयता, है ना। या मना ही कर दो, इसमें विलेयता बहुत कम है, तो जल में विलेयता बहुत कम है। आगे बात समझ में? और विलय गए थे तब भी ठीक है, नहीं के बराबर ही, एक तो घुल जाए तो गायब ही हो जाए ना, गायब भी नहीं होगा, प्रेसिपिटेट भी नहीं होगा, तो बीच की सिचुएशन है, तो हम मानेंगे नहीं उसको मिक्स, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? की पॉइंट बता रही हूँ आपको, अगर ये टर्म लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, और इनमें से कुछ भी भूले तो नंबर कटेंगे कहाँ वो, क्योंकि आंसर तो आपने लिखा है, उसको पता नंबर तो देना है, पर अब उसको ये चेक करना है यार एक नंबर का सवाल है तो आधा नंबर दूं, 3/4 दूं या 1 दूं, क्या पॉइंट उसने छोड़ा है तो नंबर काट लूं। अगर आपने ये नहीं लिखा जल में पहले से अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं तो 1/4 तो गया। आपने ये नहीं लिखा कि यहाँ जो ऊर्जा निकलेगी वो कंपैरेटिवली कम होती है,
फिर 1/4 गया, है ना। ये स्किप कर लोगे तो चलो कोई बात नहीं, इसको वो कंसिडर कर लेगा कि बच्चा है भूल गया, लेकिन कुछ बातें तो लिखनी जरूरी है, इसलिए मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ये पॉइंट्स लिखने, है ना। बाकी सब तो थ्योरी में पढ़ा हुआ है, इसमें क्या है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। जो दोस्तों ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तुम्हारे भरोसे है, थोड़ा उनके साथ शेयर कर लेना, है ना। चलो अब देखो, किन्हीं दो उभय दंती नाविक स्नेही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, उभय दंतुक लिगेंड में तो पढ़ा था, सिमिलरली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, वे नाविक स्नेही जिनमें आक्रमण करने के लिए 2 परमाणु होते हैं। लाइक देखो साइनाइड, तो साइनाइड में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है ना, तो आक्रमणकारी कौन है, कार्बन है ना। माइनस किसके पास है, कार्बन के पास है, तो आक्रमणकारी परमाणु कौन सा है, कार्बन। और ऐसे कैसे तुम कह सकते हो, आइसोसाइनाइड, N∧C, ठीक है ना। अब N∧C में आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन के पास फंस गया, क्योंकि कार्बन को तो हमने लोन पर डोनेट कर दिया, है ना। तो ये कुछ ऐसा बना देते हो, ऐसा। अगर ये इधर है तो फिर आप इसको क्या पढ़ोगे, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो यहाँ अटैकिंग साइज कौन है, आक्रमणकारी कौन है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन, है ना। ध्यान रखिए, लिखते से साइनाइड आपको लगेगा कि अच्छा नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे है ना, नहीं, कार्बन पे तो साइनाइड और नाइट्रोजन पे तो आइसोसाइनाइड, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आक्रमणकारी N, क्लियर। तो ये की उदाहरण माना जाएगा। फिर आप लिखो नाइट्रो, है ना, NO2 माइनस, नाइट्रोजन के थ्रू अटैक कर सकता है। और फिर आप लिखो नाइट्रीटो, ONO माइनस, ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। आगे बात समझ में। तो ये है एम्बिडेंट, उभय दंतुक नाविक स्नेही। नाउ स्टूडेंट्स, SN1 और SN2 में डिफरेंशिएट करो, SN1 और SN2 में विभेद करो, डिफरेंशिएट करो। अब देखो SN1 नाविक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक, है ना। तो आप बताएंगे SN1 ये एकाणुक अभिक्रिया है, और SN2 पूरा नाम लिखेंगे, ये नाविक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक। अब आपको लगेगा वो तो खुद ही दे देगा कि इसमें अंतर बताओ, तो फिर क्या मतलब, इसमें नंबर मिलेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा लिखो। ये एकाणुक अभिक्रिया है, अर्थात अभिक्रिया का वेग एक क्रिया कारक पर निर्भर करता है, यानी कि SN1 में अभिक्रिया की कोटि 1 है, और SN2 ये द्विअणुक अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी इसमें अभिक्रिया की कोटि, तो भाई यहां अभिक्रिया की कोटि 2 है, बाइमॉलिक्यूलर, ये है यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। फिर SN1 नाम में 1 है, लेकिन ये 2 पदों में संपन्न होती है ना, कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। और ये तो SN2 नाम में 2 है, लेकिन एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी, एक ही पद में संपन्न होती है, ठीक है भाई, एक स्टेप में आपकी कंप्लीट हो रही है। फिर यहाँ कार्बधनायन बनता है, मैकेनिज्म में अभिक्रिया की क्रियाविधि में कार्बधनायन बनता है, ठीक है। कार्ब कैटायन बनेगा, वहां तो होंगे नहीं, वहां कार्बधनायन नहीं बनता है, यहाँ पे तो संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक। कार्बधनायन बनता है, इसलिए SN1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, बोलो कार्बधनायन का क्रियाशीलता क्रम क्या है, 3:1। तो हम वही तो कार्बधनायन बनाना पसंद करेंगे, जो हेलो एल्केन 3 डिग्री कार्बधनायन देगा तो स्टेबल होगा, है ना। तो हम 3 डिग्री हेलो एल्केन को सर्वाधिक क्रियाशील मानेंगे, क्योंकि ये वो कार्बधनायन बनाएगा जो कि स्थायी है। तो इससे यहाँ क्रियाशीलता क्रम है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। लेकिन यहाँ संक्रमण अवस्था बनती है, भीड़ हो जाती है, तो भीड़ के चक्कर में क्या होता है, छोटे में रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, बड़े में तो हिंड्रेंस हो जाता है। तो यहाँ क्रियाशीलता है 1 2 3 और वहाँ क्रियाशीलता है 3 2 1। और भी लिख सकते हो, यहाँ रेसिमाइजेशन होता है या इन्वर्जन होता है, प्रतिलोमन होता है ना। 2 ही पूछे 3 पूछे तो उसके लिखो। फिर बेंजाइलिक कार्बधनायन की अनुनादी संरचना। तो बच्चे देखो, बेंजाइलिक कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन,
है ना, बेंजीन का पड़ोसी कार्बन बेंजाइलिक, हम कार्बोधनायन कह रहे हैं ना, ये कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, लेकिन फिलहाल तो कार्बोधनायन कह रहा है ना, इसलिए मैंने ये बनाया। ठीक है, अब अनुनादी संरचना क्या, देखो ऑब्वियस एक प्लस है तो बेंजीन क्या करेगा, इसको बाहर शिफ्ट करेगा, तो अगला जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपका कुछ ऐसा आएगा। देखो ये दो बॉन्ड तो यूं का यूं बनाओ। अब मैंने तुम्हें सिखाया, देखो बंद जहां उठ के आता है, तीर आता है वो नेगेटिव और टेल आती है वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म है तो इसको दान दे देगा, तो जिसको दान देगा वो माइनस हो जाता है, जबकि ये तो पहले से ही प्लस है, तो ये न्यूट्रल हो गया। अगला स्टेप, तब इसको शिफ्ट कर दो भाई, ये वाला हिस्सा नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप बना लो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसको पीछे डोनेट कर देगा, है ना, तो ये आपका प्लस डबल बॉन्ड CH2। फिर आगे का स्ट्रक्चर लिया, क्या करें, इसको शिफ्ट कर दें इधर, ये नेगेटिव बैक साइड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल CH2, और फिर आगे उतर जाओ, बना लोगे, है ना। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड और आपका कार्बन वापस पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको जो देखना है वो ये कि सारे बंद अपनी जगह से हिल गए कि नहीं। देखो पहली संरचना में एक लेफ्ट में दो राइट में, दिख रहा है ना, एक लेफ्ट में और दो राइट में। आखिर वाली में देखो दो लेफ्ट में और एक राइट में, मतलब सारे बॉन्ड घूम के आ चुके हैं, तो ये सारा रेजोनेंस अनुनादी संरचना कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, RBr, RI, RCl, RF। देखो RI, RBr अणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं लिख रही हूं, बंद लंबाई के क्रम में लिख रही हूं। ठीक है, देखो इन सबके पास R तो है जो है, कौन सा क्रम है वो तुम्हें बताना है। इन सबके पास R है, R का साइज सेम, ठीक है, लेकिन इधर I है तो भाई I का आकार बहुत बड़ा होता है ना, यहाँ I है ये आकार बड़ा है, यहाँ Br है तो थोड़ा तो छोटा है कंपैरेटिवली, तो हम कहेंगे हाँ। फिर यहाँ Cl है तो थोड़ा और छोटा है भाई, है ना, और फिर यहाँ F है तो और ही छोटा है, ऐसे। ठीक है, तो तुम क्या बताओगे, यहाँ बंद लंबाई सर्वाधिक, RI में R और I के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है ना, इन चारों में अगर कंपेयर करें तो यहाँ बंद लंबाई अधिक है, सबसे अधिक है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर बंद लंबाई ज्यादा है मतलब इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है, तो अगर अटैकिंग स्पीशीज आएगी तो अलग हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को बचा नहीं पाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो दूरियां ज्यादा है तो अलग होना ठीक है, आराम से अलग हो सकते हैं। वहां दूरी कम है तो अलग हो नहीं सकते, पकड़ लेंगे दोनों एक दूसरे को, होल्ड कर लेंगे, तो भाई बंद लंबाई ज्यादा है, अलग होगा तो ही तो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज रिएक्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो अभी तुमने क्वथनांक का क्रम भी यही लिखा था, अणुभार का क्रम भी यही लिखा था, क्रियाशीलता का क्रम भी यही लिख दो। और ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि R सब में कॉमन है, तो मुझे ये तो नहीं पता चल रहा SN1 है कि SN2 है, जो भी हो I के हिसाब से ज़्यादा रिएक्टिव और फ्लोरीन के हिसाब से लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, चाहे SN1 हो SN2 हमारे फर्क ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अब ये जेडसेफ लिखा है, एक्चुअली इंग्लिश में इसका टर्म सैडजेफ है ना, सैडजेफ का नहीं, बहुत जगह मैंने देखा है बुक्स में और ये ऐसे लिख देते हैं जेडसेफ। ठीक है, तो सैडजेफ है, आप सैडजेफ के नियम के हिसाब से। ठीक है, अब नियम तो क्या सिंपल सा टर्म है। देखो हमने बीटा विलोपन पढ़ा था, क्या बीटा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, मतलब मैं कह दूं कि विलोपन अभिक्रियाओं की बात करें, जब हेलो एल्केन की क्रिया अल्कोहलिक KOH से कराए तो अल्कोहलिक KOH क्या दर्शाता है, बीटा विलोपन, विलोपन अभिक्रिया है ना, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। ठीक है, तो नियम क्या है, जब हेलो एल्केन की, जब हेलो एल्केन के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण से, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, अब देखो वी मतलब डिलीट, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डी मतलब डिलीट, बाहर निकलेगा, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा हेलोजन, ऐसा तब होगा जब बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, अगर हम प्रबल क्षार ले आते हैं ना तो एलिमिनेशन होता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन की बीटा
विलोपन से भी, हाइड्रोहैलोजनीकरण से, यदि 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, है ना। मान लो हमने रिएक्शन कराई और 2 प्रकार की एल्कीन बन रही है, बनने की संभावना हो, मान लो कहीं 1 ब्यूटीन भी बन रही है और 2 ब्यूटीन भी बन रही है, तो नियम क्या कहता है, संभावना हो। ठीक है, तो सेडजेव आपको सीधी बात बता रहा है, तो सेडजेव के अनुसार सेडजेव एल्कीन बनेगी। सेडजेव एल्कीन क्या है, तो सेडजेव के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। ये 2-3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, आई थिंक 2018 में भी सेम क्वेश्चन था, है ना। तो सेडजेव के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, जो कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जो कि अधिक सममित हो। ठीक है, जो एल्कीन जितनी ज्यादा सिमेट्रिक होगी, सममित होगी, उसका परसेंटेज भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। मतलब देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसा करो 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो, ठीक है, 2 पे क्लोरो और ये ब्यूटेन, और मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं तुम तो इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से करा दो, तो बेटा एल्कोहलिक KOH विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा, मतलब ये Cl तो जाएगा ही। अब देखो Cl जिससे जुड़ा है नहीं, कार्बन अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, तो अगर मैं बीटा विलोपन में इस हाइड्रोजन का विलोप कराऊं, है ना, तो देखो ये 2 लगातार बंध टूटेंगे, डबल बॉन्ड आएगा, तो 2 ब्यूटीन बन रहा है। तो मैं कहूंगी भाई एक चॉइस तो है कि यहाँ 2 ब्यूटीन बन जाए। बात समझ में आ रही है ना। विलोपन अभिक्रिया होगी, K तो Cl ले जाएगा, है ना। अब OH माइनस, एक्चुअली इथॉक्साइड माइनस है, बट फिलहाल चलो OH माइनस मान लो, तो OH माइनस का कभी प्रोटोन दो, तो प्रोटोन तो तुम्हारा ये भी जा सकता है और ये भी तो जा सकता है, इसको भी तुम ऐसे लिख सकती हो, ये गया तो क्या तकलीफ, इसको ले जाओ। तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये भी जा सकता था, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो दोनों चॉइस है, तो दोनों बनेंगे, 2 ब्यूटीन भी बनेगा और 1 ब्यूटीन भी बनेगा। अब 11th में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हो, है ना, अति संयुग्मन, ज्यादा स्थायी कौन है, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो फिलहाल बस ये देखो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में भी 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के राइट में भी 2 कार्बन है, ये अधिक सममित है ना। और वहां देखो तो तुम कहोगे डबल बॉन्ड के लेफ्ट में तो 1 ही कार्बन है, राइट में 3 है, तो वो कम सममित है। ठीक है, लेस सिमेट्रिक, मोर सिमेट्रिक, तो अधिक सममित जो है वो मुख्य उत्पाद होगा, और कम सममित जो है वो सह उत्पाद होगा। आई बात समझ में। तो जब हेलो एल्केन के डीहाइड्रोएलोजिनेशन से 2 एल्कीन बनने के चांसेस हो, तो ज्यादा सिमेट्रिक मुख्य उत्पाद, ऐसा आपको सेडजेव ने बताया। ठीक है, अब देखो ग्रीनियर उपस्थित में विभिन्न बंधों को समझाओ, तो ग्रीनियर अभिकर्मक होता है RMgX। ठीक है, तो ये Mg पॉजिटिव, ये हैलोजन आपका नेगेटिव ही है, ठीक है, और ये R भी क्या है, नेगेटिव। लेकिन R और Mg धातु और एल्किल समूह के मध्य जो बंध है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं, कार्बधात्विक यौगिक, तो धातु और एल्किल समूह के मध्य जो बंध है वो ध्रुवीय है, प्लस माइनस है ना। और कौन सा है, ये मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। ठीक है, तो तुम ये तो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, खींचा खींची चल रही है, एल्किल ग्रुप जीत जाएगा, R माइनस और Mg तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। लेकिन Mg और X के मध्य, तो बेटा Mg तो धातु है और X क्या है, अधातु है, हैलोजन, तो Mg-X के मध्य धातु और धातु के मध्य कौन सा बंध होता है, तो हम कहेंगे वो होता है आयनिक बंध। तो यहाँ पे पोलर कोवलेंट ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी है और आयोनिक बॉन्ड भी है। नेक्स्ट देखो, वुड्स रिएक्शन लिखो, तो बच्चे वुड्स रिएक्शन तो लिख सकते हो, RX प्लस 2Na प्लस RX, बोलो वुड्स ही गई। हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराओ, है ना, ड्राई ईथर
ठीक है, वुड्स अभिक्रिया हमेशा करानी है आपको शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, अब आपको ये पता ही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस 2NaX। ठीक है, अब सिमेट्रिक लेओगे ना, सेम लेओगे तो मजा आएगा भाई, इधर भी मैथिल ले लो इधर भी मैथिल ले लो तो अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन इधर मैथिल ले लोगे इधर एथिल ले लोगे तो प्रोपेन बनेगा, लेकिन मिक्सचर ज़्यादा होगा भाई, यहाँ तो मैथिल जाके मैथिल से टकराएगा। अलग अलग लेओगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अगर पूछे कि वुड्स अभिक्रिया में कौन सा है ना एल्केन बनाना बेटर है, तो तुम कहोगे सिमेट्रिक, मतलब आर आर सेम लोगे ना तो सही रहेगा। ठीक है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। तो वुड्स पूछे तो लिख दो, क्या ही दिक्कत है, सिंपल सी रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया, है ना। नेक्स्ट देखो, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाओ, तो बना दो, इसमें क्या दिक्कत है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से ही है। अब बेंजीन के साथ तो एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास है पेयर तो आपको देना पड़ेगा, फिर मना नहीं, आपको ये देना ही पड़ेगा और बेंजीन अपना सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन अंदर घुमाएगा। नहीं है तो बेंजीन आपकी मदद कर देगा, लेकिन है तो आपको देना पड़ेगा, उसमें मना नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो कुछ ऐसा, ये नेगेटिव ये डबल डबल है ना, और ये आपका प्लस। आगे चले तो देखो इसको आगे शिफ्ट कर दो। देखो पहला बॉन्ड आगे गया तो सब आगे जाएंगे, है ना। पहला आपका कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो सारे क्लॉकवाइज चलेंगे। ये आगे गया ये आगे, तो देखो ये नेगेटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव, तो बना दो, क्या ही दिक्कत है। ये डबल डबल ये नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके घूम रहे हैं चल रहे हैं, है ना। ठीक है, डबल बॉन्ड Cl और ये प्लस। और आगे चलो फिर घुमा दो, इसको घुमा दे इसको घुमा दे इसको आगे घुमा दो, तो ये घूम जाएगा, ये नेगेटिव बैक साइड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, डबल डबल। ठीक है, और आगे चल ले तो फिर क्लोरीन वाला भी बॉन्ड शिफ्ट कर दो, और तो क्या ही है ना। इसको वापस दे दो भाई, रख ले अपने लोन पर। ठीक है दे दो, है ना। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये 2 तो एज इट इज थे। अब यहाँ देखो ये नेगेटिव, ये बॉन्ड उठ के आया क्लोरीन पे, तो क्लोरीन माइनस जो कि पहले से है प्लस, तो माइनस प्लस न्यूट्रल, और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस जो है वो डबल बॉन्ड। अब मैंने आपको कहा था पहली और आखिरी चेक कर लो, तुमने सही किया है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। पहली में डबल बॉन्ड लेफ्ट में और 2 राइट में है, उधर देखो 1 लेफ्ट 2 राइट है, और वहां देखो 2 लेफ्ट और 1 राइट यहाँ एक लेफ्ट 2 राइट है, ठीक है, वहां 2 लेफ्ट और 1 राइट है, उल्टा आ गया ना घूम के, तो फिर करेक्ट है। ठीक है, अब देखो एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। एरिल हैलाइड मतलब हैलोजन समूह एरिल समूह से जुड़ा हो, बिल्कुल। अब आपको है ना इसके पॉइंट्स लिखने, तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि हाँ इसके कारण है, सबसे पहला कारण है अनुनाद प्रभाव। अब ये क्या चीज है, तो देखो अभी तो हमने क्लोरोबेंजीन में अनुनाद पढ़ा है ना। जब भी हैलोजन समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होगा तो बेंजीन क्या कहेगा, तेरे पास पेयर है तो मुझे दे दे, शिफ्ट कर ले। तो हम कहेंगे अनुनाद के चक्कर में क्या हो जाता है, अनुनाद के चक्कर में तुम ध्यान से देखो हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल है ना, आंशिक द्विबंध लक्षण। अब आपको लगेगा हमें तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, आंशिक क्यों, तो अभी दिख रहा है, फिर थोड़ी देर में घूम के यहीं पहुंच जाओगे ना, तो फिर काहे को दिख रहा है। तो पार्शियल घूमता रहता है, स्टेबल नहीं, घूमता रहेगा, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है भाई पार्शियल आंशिक द्विबंध लक्षण है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आंशिक द्विबंध लक्षण है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ हमें, तो हम कहेंगे देखो हैलोजन और इस चक्कर में क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, आंशिक द्विबंध लक्षण आ गया। इससे होगा क्या, तो इससे क्या होगा, हम कहेंगे रिप्लेस कैसे करोगे, है ना। पिछली बार आपके पास हेलो एल्केन होता है तो आप क्या करते हो, खट इसको हटा देते हो और नाभिक नहीं आ जाता है आक्रमण करने, है ना। आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर फंस जाता है तो फिर प्रतिस्थापन थोड़ा कठिन हो जाता है। सिंगल बॉन्ड को हटाना आसान है, डबल कैसे हटाओगे, डबल बॉन्ड योगात्मक होता है, यहाँ प्रतिस्थापन कराने चले हो तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दिक्कत आती है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कठिन। तो एक वजह तो हमारी साफ साफ ये है।
दूसरा है कि है ना आपका, अगर मान लो आप कहोगे मैं प्रतिस्थापन कर देता हूँ, जुगाड़ लगा के कर लो, इसको हटा दो, तो ये फिनाइल कार्बोधनायन बनता है। अब ये बना के कर भी क्या लोगे, ये कौन सा स्थाई है, जहाँ डबल बॉन्ड है उसी पे प्लस है, रेजोनेंस तो है नहीं, तो हम कहेंगे फिनाइल कार्बोधनायन जो है वो अस्थाई है। तो जब आप प्रतिस्थापन कराओगे तो आपका इंटरमीडिएट रुके तो सही, कुछ सेकंड्स तो रुक जाए, नहीं ये तो किसी काम का नहीं, तो वो रिएक्शन कैसे होगी। दूसरा कारण आपका ये है फेनिल कार्बोधनायन या फिनाइल कार्बोधनायन की अनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व। तीसरा बताना है तो भाई CX बंध, देखो हेलोजन एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा है, एरोमेटिक कार्बन को ऐसे लिखना, क्योंकि एरोमेटिक में देखो एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड ऐसे, तो ये एरोमेटिक कार्बन। तो CX बंध में द्विबंध लक्षण के कारण बंध लंबाई छोटी हो जाएगी, द्विबंध लक्षण के कारण, आपने ऊपर लिखा ना यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है, सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, तो द्विबंध लक्षण के कारण बंध लंबाई कम हो जाएगी। तो भैया बात तो सही, बंध लंबाई कम, तो बंध लंबाई कम होना, तो अभी तो पढ़ा था तुमने हैलोजन में आई वाला, मैंने आई वाला क्या कहता, जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि आई बहुत बड़ा है तो बंध लंबाई ज्यादा है, दूर ज्यादा हो तो दूर हो तो अलग हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बंध लंबाई यहाँ तो कम है तो अलग करना मुश्किल है, तो बंध लंबाई कम होती है ना, और इस चक्कर में ये क्या होते हैं, तो भाई इस चक्कर में ये कम क्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट देखो, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का उदाहरण लिखो। तो फ्रिडल क्राफ्ट क्या, आप ले लो बेंजीन, है ना। अब देखो अगर तुम्हें हेलो एल्केन की फ्रिडल क्राफ्ट लिखनी, क्योंकि उसका पूछा है ना इसने, तो मैं क्लोरोबेंजीन की लिख देती हूँ, है ना। अब एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा कि फ्रिडल क्राफ्ट किसकी पूछ रहा है, हेलो एल्केन की पूछ रहा है कि फिनॉल की पूछ रहा है ना, तो तुम सिंपल लिख देना, बेंजीन की भी लिख सकते हो, कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है, वो परेशान नहीं करेगा तुम्हें। तो मान लो मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, मैथिल क्लोराइड, एनीसोल की भी लिख रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है एनीसोल तो बोला ही नहीं, वो भी लिख सकते हो भाई, परेशान मत हो, है ना। तो फ्रिडल क्राफ्ट में मुझे चाहिए होता है लुइस एसिड, निर्जल AlCl3, क्लोरीन अभी तो तुमने पढ़ा था, और तो मेरा निर्देश ही होता है, तो इसको बाहर निकालो तो मैथिल यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इसको बाहर निकालो तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने लिखी है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना, एल्किल समूह का जुड़ना, फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है, जो पूछे वैसे लिख देना। इसकी जगह तुम फिनॉल लिखते तब भी सही मानी जाती, मिथॉक्सीबेंजीन लिखते, एनीसोल लिखते, सही माना जाता। वुड्स फिटिग लिखो, तो देखो वुड्स में तो हेलो एल्केन लेते हैं और फिटिग में हेलो एरीन लेते हैं, क्या भाई। वुड्स अभिक्रिया लिखो तो RX2Na सोडियम, है ना, दोनों में सोडियम है, दोनों में ड्राई ईथर है, ठीक है, दोनों में ड्राई ईथर है, शुष्क ईथर है। तो अगर वो कहे वुड्स तो दोनों RX लिख दो, वो कह रहा है वुड्स फिटिग, तो वुड्स फिटिग में एक वुड्स लाओ एक फिटिग लाओ, मतलब RX भी लिख दो और हेलो एरीन भी लिख दो, तो तुम्हारा आंसर है R बेंजीन, एल्किल बेंजीन, ठीक है। तुम चाहो तो टोलुइन बना के भी छोड़ सकते हो, मैथिल क्लोराइड लिख दो, क्लोरोबेंजीन लिख दो, है ना, तो आंसर मैथिल बेंजीन, टोलुइन, एथिल क्लोराइड ले तो भी चलेगा, ड्राई ईथर लिखना बस। फिटिग लिख दो, तो फिटिग में अभी तो बताया दोनों हेलो एरीन ले लेना, तो एक हेलो एरीन सोडियम, एक और हेलो एरीन, बस एरो पे लिखना है ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। करना क्या है, तो करना कुछ भी नहीं है, इनको बाहर निकाल दो, है ना, तो आपके पास आंसर है बेंजीन और बेंजीन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाईफेनिल, बाईफेनाइल होता है, बाईफेनिल लिख दो, क्लियर है। ये है फिटिक। तो वर्ड्स पूछे, वर्ड्स फिटिक पूछे, फ्रेयॉन किसे कहते हैं, तो बच्चे फ्रेयॉन CFC, क्लोरोफ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो मेथेन या एथेन, है ना, क्लोरोफ्लोरो मेथेन या एथेन व्युत्पन्न को, प्रोपेन नहीं होता है जनरली,
एथेन एथेन ही होता है, मेथेन एथेन व्युत्पन्न को फ्रेऑन कहते हैं। एक इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स देती हूँ ना उसको भी पढ़ के जाना, क्योंकि वो डायरेक्ट है ना बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन से वो यूं के यूं लग जाते हैं, बोर्ड में लग जाते हैं, नीट में लग जाते हैं, जेई में लग जाते हैं। तो शॉर्ट से तुम्हारा 1 मिनट से भी कम समय खर्च होता है, तो उसको भी पढ़ा करो, प्रैक्टिस में लाया करो। अच्छा हाँ एकदम मतलब होता है ना 1 मिनट तो कभी भी निकाल सकते हो, उसमें क्या है। तो बैठे यार घंटे भर से पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, एक शॉर्ट देख लिया, पढ़ाई का है, फालतू उठ पटांग नहीं, वो आप देख लोगे तो चलो मान लो एग्जाम में लग गया तो 1 घंटा वसूल हो गया ना, यूटिलाइज हो गया। नहीं तो उस रिएक्शन को याद करने में, पढ़ने में, मेमोराइज करने में 15-20 मिनट तो जाते हैं। कॉपी खोलो, कहाँ लिखी हुई है वो ढूंढो, तो वो 1 मिनट से भी कम समय में आपके 15 मिनट बचा लेता है। तो देखा करो, किसी का भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड यूट्यूब शॉर्ट है ना, हमेशा देखा करो, काम आते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका IQ लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, बेचारे बहुत मेहनत से काम करते हैं, आपका कुछ जाता नहीं है ना। और अप्रिशिएट करना, खुल के अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे फ़ायदा हुआ, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो यूज़फुल तो है, फ्रूटफुल तो है, कुछ काम आ रहा है, नहीं तो मैं यूँ ही पढ़ाई जा रहा हूँ मतलब ही नहीं है। कोई भी काम करता है, आपको अगर किसी का भी काम अच्छा लगता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लाइक करने के साथ, अच्छे कमेंट करने के साथ। ठीक है, चलो तो फिलहाल हम वापस आते हैं। क्लोरोफ्लोरोमेथेन या एथेन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, फ्रेऑन। अब मान लो इतना ही पूछा तो मैं इतना ही लिख रही हूँ। ठीक है, CFC भी लिख सकते हैं हम, इसको CFC से प्रोनाउंस करते हैं। और इनका मेन काम होता है रेफ्रिजरेंट, है ना, इनको हम प्रशीतक के रूप में, ठीक है, रेफ्रिजरेंट प्रशीतक के रूप में इनका सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DDT का पूरा नाम और स्ट्रक्चर बताओ। तो बच्चे DDT क्या है, DDT, डी मतलब डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, और उनकी पोजीशन एक पैरा है एक पैरा डैश है, डाइक्लोरो। ठीक है, D फॉर डाइक्लोरो। फिर D मतलब डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल। T मतलब है ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT। ठीक है, अब कोई 4 डैश कह रहा है तो IUPAC नाम बता रहा है, वो भी सही है ना। मान लो ऐसा कुछ लिखा है 4 बिस, बिस लिखा है सबसे पहले, ठीक है, बिस, और ब्रैकेट में लिखा है 4 क्लोरोफिनाइल, वो भी ठीक है। मतलब 4 नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है बेंजीन के, और बिस मतलब ऐसा 2 बार है। ठीक है, और बाकी वो का वो है ट्राइक्लोरोमीथेन, इथेन, सॉरी हाँ, DDT है ना, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये नाम हो गया। अब आपको पूछे कि नहीं बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो ट्राइक्लोरोएथेन, 2 कार्बन के लिए एथ आएगा क्या, बोलो, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ट्राइक्लोरो मतलब 3 Cl, 1 Cl, 1 Cl, 1 Cl, ट्राइक्लोरोएथेन हो गया। अब बिस मतलब 2 बार सेम चीज है ना। देखो ट्राइक्लोरोएथेन लिख दिया, डाइफेनिल, 2 फेनिल है, ये एक फेनिल है, ये एक और फेनिल है। ठीक है, बेंजीन लग रहा है ना, नहीं लग रहा है तो फिर लगाना पड़ेगा भाई, ये ठीक है। अब तो है ना, और इसके पैरा पोजीशन तो देखो ये पोजीशन और इसके ठीक सामने वाले ये यहाँ पे क्लोरो है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत मत करना, ये कनेक्शन है इसके सामने ही, बोलो ठीक है। और यहाँ 4 संयोजकता नहीं हुई तो H लगा लो, यहाँ तो हो गई तो ये बस। तो देखो बिस मतलब 2 बार, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल है, 2 बार है तो बिस लिख दो। बाकी क्या है, ट्राइक्लोरोएथेन है ना, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरोएथेन, नंबरिंग में यहाँ से चालू होगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 3 हेलोजन है ना इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। CH3 होल 3 CBr KOH। अच्छा अल्कोहल भी लिखा है तो बेटा अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अभी ये अलग टंटा है, देखो यहाँ लिखो CBr CH3, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ, ठीक है, नहीं तो लगेगा आंसर का है ये, और ये CH3
ठीक है, इसकी अभिक्रिया मैंने कराई अल्कोहलिक KOH। तो मैंने बताया था ना अल्कोहलिक, इथेनॉल मतलब अल्कोहल हो गया ना, तो विलोपन है ना, किसका विलोप करना है, बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको बाहर निकालो, KBr, ये अल्फा हो गया और सारे बीटा एक जैसे, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, एक बंद ये टूटा, एक बंद ये टूटा, कोई बात नहीं, इनको आपस में जोड़ो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, IUPAC नाम लिखो, 2 मेथिल प्रोपीन। कभी भी रिएक्शन कंप्लीट करो ना, IUPAC नाम लिखा करो और साइड में लिख देना KBr है, वाटर है, नहीं लिखा तो कोई परेशानी नहीं है, लिखा तो ठीक है, अच्छी बात है। और 2 मेथिल प्रोपीन या आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटीन नहीं होता कुछ भी, आइसोब्यूटिलीन लिखना। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तो एक्वस मतलब जलीय है, तो जलीय में तुम्हें क्या परेशानी है, ये कुछ ऐसा है, देखो CH3 CH के ब्रैकेट में Br है, तो ब्रैकेट मतलब यहाँ जगह नहीं है, ऊपर नीचे की सेट किया है, ये लो CH2 CH3, इसकी अभिक्रिया कराई है तुमने NaOH, जलीय, तो जलीय NaOH में प्रतिस्थापन है ना, जलीय NaOH को सोचना ही नहीं है, NaBr चला जाएगा और ये OH लग जाएगा। अब ये जलीय है, अल्कोहलिक नहीं है जो विलोपन करेगा, है ना, तो बस आप यहाँ सीधा प्रोडक्ट दे दो, CH3 CH OH CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ देखो पेरोक्साइड लिखा है ना, तो पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकोव, देखो 1 ब्यूटीन है क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, पेरोक्साइड। तो भाई पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलेगा, एंटी मार्कोनिकोव मतलब माइनस वहाँ जाएगा, पहले बात माइनस होता ही नहीं है ना, क्योंकि पेरोक्साइड है ना, तो प्लस माइनस नहीं बनते, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, बात खत्म है ना। मार्कोनिकोव का उल्टा करना था, तो यहाँ आपका आंसर है CH3 CH2 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 Br। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, देखो उसको वापस लेते हैं, मान लो एक तो है 1 ब्यूटीन और एक ऐसा है। ठीक है, देखो एक अभिक्रिया तो ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये कह देता HBr से अभिक्रिया कराओ तो मैं मान लेती H प्लस और Br माइनस, जैसे कि इससे नेक्स्ट इक्वेशन में देखो दूसरे एग्जाम्पल में क्या था, हमारे पास दोनों जगह CH3 और CH3 था। ठीक है, और HBr है, यहाँ पेरोक्साइड दिया था या पेरोक्साइड नहीं दिया, मान लो पेरोक्साइड नहीं होता तो तुम क्या करते H प्लस Br माइनस। रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव क्या कहता है कि भाई माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है यहाँ, और प्लस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो आपको लड़ाई करनी नहीं थी, आपको सीधा आंसर देना था CH3 CH2 C, क्या हो जाएगा इधर CH3 CH2 C, इधर क्या हो जाएगा Br और CH3 और CH3। ठीक है, तो ये तो सिंपल HBr वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन HBr के साथ पेरोक्साइड लग जाता है ना तो बात अलग हो जाती है। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं है, तो Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। पहले रूल था Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, अब कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। तो भाई हाइड्रोजन ज़्यादा है तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है ना, हमारा आंसर क्या होगा, Br को वहाँ भेजो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब 1 पे भेज दे। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करती हूँ 1 पे सेंड कर देती हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो गया CH3 CH2 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 Br। ठीक है, और पेरोक्साइड नहीं होता तो 2 ब्रोमो कर देते, पेरोक्साइड है तो 1 ब्रोमो कर देते। ठीक है, अब देखो फटाफट लास्ट में ही है हम, ध्रुवण यौगिक किसे कहते हैं, तो भाई ध्रुवण यौगिक यानी ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं, है ना, रोटेट कर देते हैं। अब अगर दाईं ओर घुमाएगा तो तुम्हें बोलना है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बाईं ओर घुमाएगा तो तुम्हें बोलना है लेवियो रोटेटरी। सारी बातें लिखनी है, नंबर देख के लिखना है इसमें। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो होता है, लेवियो होता है, हम इसको प्लस लिख सकते हैं, इधर माइनस लिख सकते हैं, और इन यौगिकों का कायरेल होना जरूरी है ना, इनमें कायरेल कार्बन की उपस्थिति अति आवश्यक है, ये असम्मित होने चाहिए, उसे हम ध्रुवण घूर्णन यौगिक, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। ठीक है, फिर कायरलिटी क्या है, तो भाई किसी वस्तु का वह गुण
है ना। कायरलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होती है और कोई वस्तु में भी होती है, जैसे जूते तो 2 बराबर भागों में नहीं कटते, है ना। तो किसी वस्तु का असममित होना, एसिमेट्रिक होना, 2 बराबर भागों में ना बटना क्या कहलाता है? कायरलता कहलाता है। कायरलिटी मतलब आप बताओ, कायरल शब्द कियर हाथ से आया है, दोनों हाथ क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है ना, इसको अध्यारोपित नहीं कर सकते। आप लिख दो, यदि कोई वस्तु असममित है तो वो अपने दर्पण प्रतिबिंबी पर अध्यारोपित नहीं होगी। तो जो अपनी मिरर इमेज पे ओवरलैप नहीं होता है, दर्पण प्रतिबिंबी पर अध्यारोपित नहीं होगा, उस गुण को हम क्या बोलते हैं? कायरलिटी बोलते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट सवाल है आपका। देखो, रेसिमाइजेशन किसे कहते हैं? तो बच्चे, रेसिमाइजेशन मतलब डेक्स्ट्रो और लेवियो का मिश्रण बनना। यानी अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो यहाँ आर है या आर डैश है और यहाँ आर डबल डैश है, और CX बंध विखंडन के बाद, नाभिक स्नेह के आक्रमण के बाद इसकी अखंडता, बंधों की अखंडता यूं की यूं रहती है, मतलब कोई भी जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। बस X गया, उसकी जगह क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल, ये एज इट इज आ गया। तो मैं कहूँगी इसने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर ली, है ना, यूं का यूं रहा, विन्यास जो है वो सुरक्षित रहा। तो एक कंडीशन तो मेरे पास ये होती है, रिटेंशन होना, धारण जिसे बोलते हैं, है ना। ये प्रोसेस क्या है? ये धारण है। और मान लो ऐसे भी होता, बैक साइड अटैक होता नाभिक स्नेही का, और बात ही बदल जाती, है ना। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने विपरीत दिशा से आक्रमण करा, है ना, और ये कुछ ऐसा हुआ, भाई ये आर था, नाभिक स्नेह इधर आ गया आपका, बाकी मैं यूं का यूं रख रही हूँ, है ना। ये आर डबल डैश है, खाली विन्यास का पलटना। तो अगर विन्यास सुरक्षित रहता है तो हम कहते हैं धारण, विन्यास पलट जाता है तो हम कहते हैं प्रतिलोपन। और अगर कोई अभिक्रिया के दौरान दोनों बातें होती, जैसे SN1 होगा ना, तो SN1 में काबधनायन बनता है, काबधनायन सम्मित होता है, तो प्लेन के ऊपर भी अटैक होता है, प्लेन के नीचे भी अटैक होता है। तो नाभिक स्नेह मान लो प्लेन के ऊपर था तो ऊपर से अटैक, और अटैक भी ऊपर हुआ, यानी धारण हुआ। और प्लेन के नीचे से अटैक हुआ तो अपोजिट है ना, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल अलग हो रहा है और बैक डायरेक्शन से ये अटैक हो रहा है, तो ये प्रतिलोपन हुआ। तो दोनों का अगर 50-50 रेशियो है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। आगे बात समझ में? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्लियर? तो ये कर लो, हेलो एल्केन में काफी हद तक अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कुछ और पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब एग्जाम तक तो सब्सक्राइब करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद नीट और जेई का सीरीज भी है आपके पास, है ना, और आगे से आगे केमिस्ट्री आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, तो सब्सक्राइब ही रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।